अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान भर के तमाम नाजरीन और बैरून मुल्क मुकीम तमाम पाकिस्तानियों को प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक में खुशामदीद। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन घर खाली करने से इनकार कर दिया तो क्या होगा। ये सवाल संजीदा हलकों में तेज़ी से सराहियत कर रहा है, क्योंकि नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने ओहदा सदारत का हल्फ जनवरी में उठाना है, जिसके बाद आइनी, कानूनी और इखलाकी तौर पर उन्हें वाइट हाउस मुंतकिल होना है। कोई बात नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप के वाइट हाउस खाली करने से इनकार की सूरत में वहाँ के रियासती इदारे हरकत में आएंगे और फिर उसके नतीजे में पुरतशद्दुद वाक़यात भी रोनुमा हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप किसी तौर भी शिकस्त को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं और वो बज़िद हैं कि इंतखाबात में धांधली हुई है। नौमुंतखब सदर जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त तस्लीम ना करने को शर्मनाक अमल करार देते हुए इंतकाल इक़्तिदार से इनकार के बयान को मुस्तरद कर दिया है। अमेरिका में इलेक्शन के हतमी नताइज वैसे तो 14 दिसंबर को होंगे। दुनिया भर में कयास आराइयाँ भी अपने उरूज पर हैं कि नौ मुंतखब अमरीकी सदर की आइंदा 4 साला पॉलिसियाँ कैसी होंगी। क्या अफगान अमन अमल बिला तातुल जारी रहेगा? क्या जो बाइडन भारत के खित्ते के ठेकेदार बनने की आरजुओं को दवाम बख्शेंगे? अमरीका अब मगरबी ममालिक, मशरिक वस्ता और एशियाई ममालिक से किस तरह डील करेगा? दूसरी तरफ मैदान सियासत में तब्दीली आ रही है। मौसम बदलने से पहले के आसार वाज़े दिखाई देने लगे हैं। तब्दीली वाले अपने नाकिस हुकूमती तर्ज अमल की वजह से अवाम के सामने डिलीवर करने से माजूर हैं। गुज़िश्ता 2 बरस में जितना ज़ोर इस हुकूमत ने अपने सियासी मुखालफिन को दबाने और गिराने के लिए लगाया, इसका निस हकीकी संजीदगी और दानिशमंदी के साथ अपनी गवर्नेंस को बेहतर करने पर लगाया होता तो आज अवाम तमाम तर माशी मुश्किलात के बावजूद इमरान खान के शाना बशाना खड़े होते। लेकिन एक तरफ इस हुकूमत ने अपने खामियों और कमज़ोरियों को थाली में रखकर अपोजिशन के सामने पेश करने में कोई कसर नहीं उठा रखी, तो दूसरी तरफ पीडीएम में शामिल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के बयान से ये पता चलता है कि आगे चलकर पीपल्स पार्टी पीडीएम से राहें जुदा कर सकती है। ऐन मुमकिन है कि पीडीएम के शराजे को बिखरने से बचाने के लिए जद्दोजहद में तेज़ी आ जाए। बैनुल-अक़वामी बदलती सूरत हाल और मुल्की हालात पर सैर हासिल बातचीत के लिए आज प्रोग्राम में मदऊ किया गया है सीनियर सियासतदान और MQM तंजीम बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नए अमरीकी इंतखाबात के बाद जो बाइडन की जो फतह हुई है, उसके बाद मशरिक़ वस्ताई ममालिक में तो यकीनी तौर पर सूरत हाल तब्दील होगी। उनकी फतह के बाद एशियाई ममालिक में किस तरह के असरात मरतब होते देख रहे हैं? रवायती और तारीख़ी तौर पर जब डेमोक्रेट का कोई सदर आता है अमेरिका में, तो थोड़ा सा पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी में मुश्किलात आती हैं और अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुक़ात में थोड़ा इन्हितात होता है, यानी नीचे की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उन बातों पर उनका बड़ा सख्त मौक़िफ़ होता है कि पाकिस्तान में अगर जमहूरियत में मिलावट है और हमारी जमहूरियत बड़ी कंप्रोमाइज़्ड है, समझौते वाली है, हमारी जो सियासी तारीख़ है वो अब किसी से ढकी छुपी तो है नहीं कि हमारे मुल्क के मख़सूस हालात में जिस तरह की जमहूरियत है उसमें बहुत कम इलेक्शंस ऐसे हैं जिन्हें पाकिस्तान की सियासी जमातों ने सर्टिफिकेट दिया हो कि ये फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट है, यानी साफ़, शफाफ और गैर जानिबदाराना। बहुत कम है। 1970 के इलेक्शन को कहा गया था कि ये मुनसिफाना थे, गैर जानिबदाराना थे, और उस इलेक्शन को, जो वाहिद इलेक्शन जो कि मुनसिफाना था, साफ़ शफाफ था, उसके बाद सियासी जमातों में ऐसी ठन गई, लड़ाई हुई, अवामी लीग वहाँ, हम यहाँ, पीपल्स पार्टी को लेकर जिनको अक्सरियत मिली, और फिर एक मिलिट्री ऑपरेशन हुआ। दोनों सियासी जमातें मिलकर हुकूमत नहीं बना सकी, एक दूसरे की बरतरी और अक्सरियत को नहीं माना, और फिर मिलिट्री ऑपरेशन के बाद जो है वो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। लेकिन 2018 के इलेक्शन को भी किसी ने साफ शफाफ नहीं कहा। हिलरी क्लिंटन जो कि डेमोक्रेट की सदारती उम्मीदवार थी गुज़िश्ता इलेक्शन में, उन्होंने भी जो पाकिस्तान के लिए हर्जा सराई की है, तो मेरे ख़्याल में वो मुबालगा हो, सच हो या झूठ हो, अगर ये तासुर भी है कि हमारी जमहूरियत में मिलावट है, समझौता है, तो हमें थोड़ा सा सोल सर्चिंग भी करनी होगी पाकिस्तान के सारे रियासती इदारों को, जिसमें इंतज़ामिया है, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट आती है, मुकन्नना पार्लिमान है और इंतज़ामिया में हुकूमत है, और फिर सुप्रीम कोर्ट या अदलिया है।
तो ये जो तीनों रियासत के और आइन के बड़े सुतून हैं, इन्हें थोड़ी सी सोल सर्चिंग करके ये देखना होगा कि हम अपनी आइनी हुदूद में रह के कैसे काम करें, और जो हमारे अपने खदशात है दूसरे रियासती इदारे से, उसको हम कैसे एड्रेस करें। ये मैं समझता हूँ कि आगे जाके जो दुनिया में तब्दीली आ रही है, अज़राए मज़ाक कहें तो ये समझ लें कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो बदतमीज़ हुक्मरान थे उनके जाने का वक्त आ गया, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप बहुत बदतमीज़ थे, वो चले गए। अब मुझे लगता है मोदी का नंबर होगा। अच्छा, इमरान खान को भी अपने लबो लहजे को सही करना होगा। उनका लबो लहजा भी थोड़ा सा बदतमीज़ी में शुमार होता है। उन्हें स्टेट्समैन बनना चाहिए, उन्हें पॉलिटिशियन बनना चाहिए। तो मुझे लगता है फिर मेरी पार्टी में भी जिन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, उनकी बदतमीज़ियाँ भी बड़ी मशहूर हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो अमेरिका का इलेक्शन है, ये चला तो वहाँ से है, लेकिन ये इंडिया के इलेक्शन पे भी असर आएगा। पाकिस्तान के अंदर भी जो बदतमीज़ किस्म के जो सियासी अकाबरीन हैं, उनको भी अपने रवैयों को बदलना होगा, मैं ये समझता हूँ। आप कबल अज़ वक्त इंतखाबात के हामी हैं या नहीं? नहीं, देखिए, वो तो कोई भी सियासी जमहूरी अमल का खिलाड़ी और उसका कारकुन वो कभी एंडोर्स नहीं करता अर्ली इलेक्शन को। वो कहता है कि हर सिविलियन जमहूरी दौर 5 साल मुकम्मल करे, फिर इलेक्शन हो, और इस तरह जो है वो एक सिविलियन और जमहूरी हुकूमत से दूसरी सिविलियन और जमहूरी हुकूमत को इख्तिदार मुंतकिल। लेकिन मुल्क की सलामती एक अहम इशू है, जो रियासती मामलात हैं वो अहम होते हैं, और पाकिस्तान में सियासी जमहूरी सिविलियन हुकूमतें अगर ख़ुद आइन को फॉलो ना करें और अपने लिए अलग कानून, अपोजिशन के लिए अलग कानून, तो फिर इसी वजह से जो ये इक्वेशन होता है ना रियासती और आइनी इदारों में, ये ख़राब होता है। फिर हर इदारा कहता है कि ये गलत कर रही है हुकूमत, वो उसको टोकता है। सियासतदान कहते हैं कि ये इदारा अपने हद से तजावुज़ कर रहा है। तो मेरे ख़्याल में इदारों और इदारों के दरमियान कोई ऐसा आपस में फार्मूला तय होना चाहिए कि आइंदा एक दूसरे के आइनी उसकी अहमियत का, आइनी पोजीशन का एहतराम करे, कोई भी इदारा दूसरे आइनी इदारे की हद में ना जाए। तो ये चीज़ें होनी चाहिए आइनी। और फिर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान भी एक कौमी डायलॉग होना चाहिए, एक नेशनल एजेंडा बनना चाहिए, मुत्तफ़क़ा। अगर एक मरतबा कोई हुकूमत जो मरकज़ में है वो ये बोल्ड स्टेप ले ले और सारी अपोजिशन की जमातों को बुला के कहें कि आओ भाई बैठो और हमारे साथ ये तय करो, तो एक एजेंडा बन सकता है जो 10 साल के लिए हो। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अपोजिशन को सिर्फ अपने दरमियान नहीं बनाना चाहिए, सारी जमातों के साथ, हुकूमत की छोटी जमातों के साथ भी बनाना चाहिए, और हुकूमत की बड़ी जमात को भी किसी बड़े ग्रैंड चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, एक बड़ा नेशनल एजेंडा हो उस पर सब, ताकि हर पार्टी का एक मिनिमम एजेंडा आ जाए और एक कौमी एजेंडा, जो हुकूमत में पार्टी जाए वो भी उस एजेंडा को फॉलो करे और जो अपोजिशन में पार्टी है वो भी फॉलो करे। और ये प्रपोज़ल मैंने MKM की तरफ से पार्लियामान में 2010 में दिया था। PDM से आप इत्तफ़ाक़ करते हैं या उनसे, उनके नज़रिए से नाराफ़ है आपको, और उनका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का? पाकिस्तान की सियासी तारीख़ को देखें तो अमूमन अपोजिशन की बड़ी जमात अक्सर किसी भी हुकूमती जमात को बिलाखिर एक तहरीक चलाकर हटाने में कामयाब होती है, लेकिन उसमें दरे पर्दा अपोजिशन के साथ कहीं ना कहीं किसी रियासती इदारे का ताउन या सहूलत उन्हें दस्तयाब होती है। तो मिसाल के तौर पर जैसे रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी की एक नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान ने 4 आने चीनी महंगी हुई थी तो अय्यूब ख़ान की हुकूमत का धड़न तख्ता हो गया, जो कि एक फ़ौजी हुकूमत थी। वो मुंतखब सदर तो बने लेकिन बहरहाल एक फ़ौजी हुक्मरान थे, तो उनको हटाने में वो कामयाब हो गए और कुछ अरसे के लिए याह्या ख़ान आए और उन्हें इलेक्शन कराने पड़े। तो इसका मतलब इलेक्शन का रास्ता हमवार हुआ और अय्यूब ख़ान की हुकूमत गई, तो वो कामयाब तहरीक थी। उसके बाद एक MRD चलती है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा चलाती हैं, और ज़ियाउल हक का तैयारा हवा में फट जाता है, और उसमें भी कहीं ना कहीं लगता है कि बैनुल अक़वामी जो सियासी इदारे हैं
उनकी कोई सपोर्ट हो सकती है। और फिर पाकिस्तान में भी लगता था कि कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट हुई, और वो MRD की तहरीक भी फिर 1988 में इलेक्शन हुए और वो उनकी तहरीक को कामयाब करार दिया गया, यानी MRD मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद एक ARD बनती है जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ बनती है, लेकिन वो जल्द ही दम तोड़ देती है क्योंकि उसमें शायद उनको कहीं से सपोर्ट नहीं मिली थी। फिर उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है 8 साल, और फिर अदलिया बहाली की तहरीक चलती है और उसकी आड़ में फिर मुशर्रफ साहब भी कमज़ोर होते हैं, और कहीं ना कहीं से लगता है कि फिर उस वक्त की अपोजिशन जमातों को सपोर्ट मिली कहीं ना कहीं से। तो मुशर्रफ साहब की रुखसती होती है और फिर 2008 में इंतखाबात होते हैं और उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी और यूसुफ रज़ा गिलानी की हुकूमत बनती है, और फिर आसिफ जरदारी साहब सदर बन जाते हैं मुशर्रफ साहब को हटाकर, तो वो कामयाब हो जाती है। अब इस वक्त जो सूरत हाल है कि जो नैरेटिव है बहुत हसास नैरेटिव है PDM का, उन्होंने जो है वो पंगा लिया है खुल के, पहले इतना खुल के, और वो एक्सपोज कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को कि इस्टेब्लिशमेंट ने PTI को गोद लिया हुआ है और उनकी मर्ज़ी का वज़ीर आज़म आया हुआ है, यानी इमरान खान। धांधली तो हुई थी, ख़ुद कराची में मैं उसका शिकार हुआ। 20,000 मेरी लीड किसी और को दे दी गई, 20,000 बैलेट पेपर गायब हैं। तो शहबाज शरीफ के साथ भी कराची में ये हुआ होगा। नहीं, मेरा तो पहले ये कहना है कि ये नैरेटिव पर नवाज़ शरीफ साहब को जाना नहीं चाहिए था। वो इसको इस हद तक रख सकते थे कि इलेक्शन में, इंतखाबात में धांधली हुई है, इंजीनियरिंग हुई है, और वो जो कमेटी पार्लिमान की है, जो कुल जमाती पार्टी, उसने आज तक कोई काम नहीं। पहले तो यहाँ से उठाते कि वो पार्टी स्क्रूटिनी करती, हर ऐसे उम्मीदवार और जमात जिससे शिकायत थी उसकी शिकायत को सुनती और इजाला करती। PTI ने यहाँ बगले झांकना शुरू कर दी। कमेटी तो बना दी पार्लियामेंट ने, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, उस कमेटी के इजलास ही नहीं हुए। मैंने कहा, मैंने लिखा था कि मुझे बुलाएं, मैं बताता हूँ कैसे धांधली हुई, मुझे नहीं बुलाया। कैमरे बंद थे काउंटिंग के वक्त, पोलिंग में धांधली नहीं हुई, काउंटिंग में हिसाब किताब हुआ, कैमरे बंद। किसी एक हल्के की वीडियो रिकॉर्डिंग मुझे दिखा दें जहां गिनती गिनी गई, 8-9 घंटे की गिनती होती, वो 8-9 घंटे की मुसलसल रिकॉर्डिंग हर पोलिंग स्टेशन, जैसे 320 पोलिंग स्टेशन थे, मेरे हल्का 200 NA 245 में। मैंने कहा मुझे उसकी रिकॉर्डिंग दिखाई, रिकॉर्डिंग नहीं दिखाई जा रही। तो इसका मतलब है कि कैमरे बंद करके वहाँ अंदर क्या हुआ, जीतने वाले को हरा दिया और हारने वाले को जिता दिया, ये हुआ। तो अब इसको कौन तय करेगा? इलेक्शन कमीशन करेगा, सुपीरियर अदालत उज़्मा करेगी? ये सवाल अभी इसका जवाब मिलना है। ट्रिब्यूनल ने भी फैसले नहीं दिए हैं जो इलेक्शन में। तो इसका मतलब है कि पहले हुकूमत के गिर्द पूरा घेरा तंग करते, सारे ऑप्शंस को एग्जॉस्ट करते, उसके बाद जाके अगर ये बात करनी थी तो करते, लेकिन वो सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट नहीं हुए। फिर नवाज़ शरीफ साहब का जो मुल्क से बाहर जाना था, वहाँ पर भी तो कोई NRO टाइप या कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग तो हुई होगी ना। तो पहले तो आप मुल्क से बाहर चले जाते हैं, जब तक आप मुल्क में हैं तो ये नैरेटिव नहीं देते, मुल्क से बाहर जाकर ये नैरेटिव देते हैं। बानी मुत्तहदा का नंबर तो बहुत बाद में आएगा, उनको हमने हर लिहाज से छोड़ दिया, ला ताल्लुकी इख्तियार की, और पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की के लिए सियासत को, पाकिस्तान में सियासत का आगाज़ किया। MQM पाकिस्तान बनाया भाई 23 अगस्त को मैंने, तो मेरे साथ क्या सलूक हुआ? फिर मुझे किस बात की सज़ा दी गई? पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान और आईन पाकिस्तान के साथ खड़े होने की सज़ा दी गई। मैंने जो MQM के बानी के ज़माने में बिगाड़, ख़राबियाँ, जो यहाँ कब्ज़ा माफिया था पार्टी में, करप्शन माफिया था, मैंने तो उनके ख़िलाफ़ अलल ऐलान मैंने कहा कि मैं पार्टी को मिडिल क्लास, एजुकेटेड, अर्बन, सेक्युलर सियासी अमल बनाऊंगा, जो नज़रियाती अमल था 1984 में। लेकिन मुझसे अगर कुछ ये तवक्कुआत थी कि मैं मुस्तफ़ा कमाल से मिलके नई पार्टी बनाऊं, मैं ये नहीं करूंगा। मैं ताहिर कादरी, तो मैंने वो बातें नहीं की जो शायद इस्टेब्लिशमेंट के कुछ अनासिर मुझसे एक्सपेक्ट करते हो। मुझे डिक्टेशन नहीं था, लेकिन जब मैंने नहीं किया तो मुझे लगा कि आमिर खान पर हाथ रख दिया गया और वहाँ
मुझे नहीं मालूम 21 वोटों को 24 बनाकर मुझे पहले सरबराही से फारिग किया गया, फिर मुझे पार्टी मेंबरशिप से महरूम कर दिया गया। अच्छा, वो वाला मुकदमा भी मेरा सिंध हाई कोर्ट में। लेकिन ये सारी बातें रखकर मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब कुछ करने के बाद भी जो 65 लोगों के नाम है, 66 लोगों के, वो हाज़िरी भर रहे हैं, हम अदालतों में जा रहे हैं, ATC कोड 2। तो हम भी उसी मुकदमे में गद्दारी के जो MKM के बानी के ख़िलाफ़ बना, हम तो 22 अगस्त से निकल के 23 अगस्त में आ गए और आगे बढ़ गए। लेकिन रियासत ने और हुकूमत ने, चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी की हो या चाहे वो इमरान खान की हो, हम तो वही, हम भी गद्दारी का मुकदमा भुगत रहे हैं। तो नवाज़ शरीफ पर ना मुकदमा बना, ना उनके लोगों पर बना, उस जलसे के सारे हाज़रीन पर बनना चाहिए था। अगर अल्ताफ़ हुसैन और उनके सारे तकरीर कराने वालों, तकरीर सुनने वालों पर बनता है, तो फिर वहाँ पर भी जलसे में जितने शुरका थे गुजरांवाला में, उन पर बनना चाहिए था, नहीं बना। तो ये क्या हुआ कि शायद हम फ़र्जंदे ज़मीन नहीं हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान के लिए 20 लाख जानों का नजराना दिया, ट्रेनें कटवाई, काफ़िले लुटवाए, उन्हें आज तक पाकिस्तान बनाने का खराज नहीं, उनका कोई अपना इंतज़ामी यूनिट नहीं है, बल्दियाती निज़ाम खुद मुख्तार नहीं, बाअसर और मौसर नहीं है और बाइख्तियार नहीं है, बावसीला नहीं है। तो वहाँ पर भी हमारे मसाइल हम खुद हल नहीं कर सकते। सूबे में मसनूई अक्सरियत है हमारे अंदरून सिंध के, दही सिंध के वडेरों के, कि 1968 के जो मरदमशुमारी है उसमें भी दही सिंध की आबादी 60% और शहरी सिंध की आबादी 40%। और आज भी देख लें कि ये जो 2017 में मरदमशुमारी हुई तो उसमें आज भी हम 40% हैं और हमारी दही आबादी देखें। मरदमशुमारी आखिरकार साफ़ व शफाफ क्यों नहीं हो पा रही, इसके पसे पर्दा क्या अवामिल है? इसलिए कि इसमें पीपल्स पार्टी और PMLN का गठजोड़ है, वरना 2008 में ये होनी थी, ये 2011 में शुरू हुई। हाउस काउंट हुआ, पहली मरतबा सिंध के शहरी इलाकों का हाउस काउंट ज़्यादा आ गया और दही इलाकों का हाउस काउंट कम आ गया, क्योंकि देखें पूरे पाकिस्तान से गिलगित बल्दिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कबायली इलाके, अंदरून सिंध, हर जगह से, सराइकी इलाके पंजाब, हर जगह से नकल मकानी कराची में हो रही। माशी माइग्रेंट्स वहाँ से जो है वो नकल मकानी करके कराची में आके सेटल हो रहे हैं। अच्छा, अपने वोट का इस्तेमाल भी शायद यहाँ कर रहे हैं। तो जो आबादी और वोटर का तनासुब है वो कराची में सबसे कम है। फ़र्क होता है ना उसमें, आबादी इतनी तो वोटर इतने, लेकिन वो वोटर भी उतने हैं लेकिन आबादी उतनी नहीं है। तो हर लिहाज से साबित होता है कि कराची की आबादी 3-3.5 करोड़ है। 2017 में भी वो तकरीबन 2 करोड़ 90 लाख थी और 3.25-3.5 करोड़ की आज जो आबादी है उसको 1 करोड़ 60 लाख। तो इसका मतलब है कि चाहे वो रियासती इदारे हों, सुप्रीम कोर्ट, अफवाज पाकिस्तान जिनकी निगरानी में ये मरदमशुमारी थी, फिर पीपल्स पार्टी और PMLN का गठजोड़, कि सिंध में हर हाल में वज़ीर आला दही सिंध से होगा, कराची वाला वज़ीर आला नहीं बन सकता। और यहाँ की कितनी आबादी हो जाए उनकी सीटें कम होंगी, जब आबादी कम गिनी जाएगी तो सीटें कम होंगी, सीटें कम होगी तो नुमाइंदगी कम होगी, नुमाइंदगी कम होगी तो कभी भी हमारा वज़ीर आला, हमारी हुकूमत नहीं आ सकती और हमें वो तरक्याती फ़ंड्स भी नहीं मिलते। तालीम सेहत मुतासर हुई है, तबाह हुई है। फिर हालिया बारिशों ने तो कल ही खोल दी कि जो सौतेली माँ से बदतर सलूक पीपल्स पार्टी ने ख़ास तौर पर 12 साल में कराची, हैदराबाद, सक्कर के साथ किया, तो ये शहर डूब गए बारिशों में। तब कहीं जाके इनके ज़मीर थोड़ा सा बेदार हुए और अलामती तौर पे या लॉलीपॉप, बड़ी लॉलीपॉप दी, पहले छोटी लॉलीपॉप देते थे, 1100 अरब का ऐलान कर दिया। न देने वाले ने पहले कभी कहा अपने मंशूर में PTI ने कि हम देंगे, या पीपल्स पार्टी ने, न मांगने वाले ने MKM पाकिस्तान ने मांगा। वो तो किसी और मंसूबे पे खर्च करते हैं, सड़कें बना रहे, फ्लाईओवर बना रहे, वो प्रायोरिटी नहीं है। K4 65 करोड़ गैलन पानी का मंसूबा है। मैं पानी की कमी पर फसादात हुए, एक बूंद इजाफी पानी नहीं मिला। 100 मिलियन 10 करोड़ गैलन मिला था मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में, जब मुशर्रफ साहब ने 6 अरब रुपए उन्हें दिए थे। इसी तरह मैं वर्ल्ड बैंक से लाया था 4 अरब रुपए, तो मैंने 10 करोड़ गैलन पानी दिया 97-98 में। 2008 तक मुस्तफ़ा कमाल ने और मुशर्रफ साहब ने दिए। उसके बाद 12 सालों
अगर पानी की कमी पर फसादात होंगे तो वो लसानी फसादात होंगे। कराची में जो लसानी, फ़िरका वाराना, ये दीगर हम आहंगी, उनको सीरियस थ्रेट्स हैं, उनको चैलेंज है, उसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा। लोग बाइख्तियार शहरी हुकूमत कैसे कायम हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने डांटा और सही डांटा वसीम अख्तर को। उनसे पूछा कि कब जान छोड़ रहे हो, लेकिन वसीम अख्तर की मुंह में भी ज़बान नहीं थी। कहते मी लॉर्ड, ये ले मेरा इस्तीफ़ा। लेकिन फ़ारूक सत्तार साहब की 4 साल से सुप्रीम कोर्ट में 140A की पिटीशन रखी हुई है, उसको तो चलवा दें, ताकि जो तशरीह नहीं हो रही है 140A की कि एक सियासी, माली, इंतज़ामी सारे इख्तियारात मकामी हुकूमतों को जाने चाहिए, लाजमी जाने चाहिए। तो जो सूबाई कानून है 2013 का बल्दियाती, वो आर्टिकल 140A की नफ़ी है। ये अगर सुप्रीम कोर्ट ये पिटीशन चलाए तो वसीम अख्तर ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की, उसको सही डांटा। और आखिर में मगरमच्छ के आंसू बहाकर ये MKM पाकिस्तान के सरबराह भी खालिद मकबूल भी उन्हें डिफेंड करते हैं। तो अपनी नाक़िस और बदतरीन कारकर्दगी पर 40 अरब का भी हिसाब ना देने पर और सिर्फ इख्तियारात का रोना रोना उस ट्रक की बत्ती के पीछे आवाम को लगा, आपको माफ़ी मांगनी होगी अपने वोटर से, अपने कॉन्स्टिट्यूंट्स, अपने हल्के के लोगों से कि ठीक है, पीपल्स पार्टी ने आपको इख्तियारात नहीं दिए, पीपल्स पार्टी ने आपको वसाइल नहीं दिए, लेकिन जिस कदर वसाइल मिले और जो इख्तियारात थे आपने तो वो भी काम नहीं किया, तो उसकी माफ़ी मांगनी होगी। तो 140A की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में चले। मैंने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, शैडो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, उमर असद ने या तो दिया वज़ीर आज़म को या मैंने दिया। मैं यहाँ पर खुल के कहता, मैंने पिंडी वालों को भी भेजा है और इस्लामाबाद वालों को भी भेजा है, ताकि वो सर जोड़ के बैठें। कराची में अमन का क़याम, तामीर व तरक्की का अमल, और कराची का कौमी किरदार माशी इंजन है, हमारा तरक्की का इंजन है, मईशत का मरकज़ है, तिजारत का, कारोबार का हब है। अगर इसे आज ये लड़ने वाला ये वो पहलवान है जो लड़ाई लड़ता है तो उसकी आमदनी से पूरा मुल्क चलता है। इसी पहलवान की खुराक बंद कर देंगे, इसकी सप्लाई लाइन बंद कर देंगे, 30 अरब देंगे, ऊँट के मुंह में ज़ीरा भी नहीं है। 3000 अरब में से 300 साढ़े 300 अरब हर साल वफाकी बजट में मिलने चाहिए। 100 सवा 100 150 अरब सूबाई बजट में। सूबाई बजट में कराची का हिस्सा 90% है। वफाकी बजट में कराची जो रेवेन्यू देता है वो 60-65% है। फिर भी अगर कराची को 10% भी ना दिया जाए, उसमें से जो कराची देता है मरकज़ से, और 20% जो कराची जो देता है उसमें से कराची को सूबाई बजट से, तो फिर अगर कराची हाथ से गया तो अब तो MKM भी नहीं है, अल्ताफ़ हुसैन भी नहीं है कि सारा मलबा उन पर डाल दें। अब किस पे इल्ज़ाम डालेंगे अगर फसादात हो गए कराची में? अब जो क्राइम बढ़ रहा है, जो स्ट्रीट क्राइम बढ़ा है, इसलिए कि बेरोज़गारी है, महंगाई है, फिर इख्तियारात नहीं है, वसाइल नहीं है, कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं जिस पर काम शुरू हुआ। K4 पे कोई काम शुरू नहीं हुआ। 65 करोड़ गैलन कचरा उठाने का निज़ाम, उसके किसी मंसूबे पे काम नहीं। उबलते गटर, सीवरेज लाइनें फरसुदा, उनकी तब्दीली, और उसके साथ साथ जो ट्रीटमेंट प्लांट बंद है 150-15 करोड़ गैलन के, उनको चालू करना, और आखिरी सर्कुलर रेलवे, और फिर K इलेक्ट्रिक वालों को भी इंसान का बच्चा बनाना। ये किसी उस पर काम नहीं हुआ। और बिल है कि लोगों की जान अजाब में की हुई। जो 22 अगस्त को नारा लगा मुल्क के ख़िलाफ़, तो हमारे ज़मीर ने और हमारी जो पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी हमारे आबा व अजदाद ने बनाया। तो हम तो पाकिस्तान के साथ, रियासत पाकिस्तान और आईन पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। अब बारी थी इस मुल्क के इदारों की कि वो मिलकर कराची को भी अपनाएं, बचाएं और बनाएं। ओन कराची, सेव कराची, मेक कराची। क्यों कराची को अपनाएंगे तो समझे पाकिस्तान को अपनाया, कराची को बचाएंगे बनाएंगे तो समझे पाकिस्तान को बचाया बनाया। लाहौर के लिए कराची की अहमियत है बराह रास्त, लाहौर कराची के लिए शायद इतना अहम नहीं है। कोयटा और पेशावर के लिए कराची अहम है, लेकिन कोयटा पेशावर शायद कराची के लिए उतना अहम नहीं है। मैं अहमियत बता रहा हूँ। अरे हुब्बे अली में ना सही, बुग़्ज़े माविया में अब कराची को अपना लो, बचा लो, बना लो। अगर पाकिस्तान को बचाना है, बनाना है और बचाना है, तो ये मेरा नारा। अब मेरे साथ जो सलूक हुआ, कौन किसने सहूलत दी, किस तरह आमिर ख़ान या कंवर नवेद और वसीम अख्तर ने जो कुछ मेरे साथ किया दुनिया के सामने, जबकि मैं बिगाड़ को दूर कर रहा था, जो जराइम MKM में आ गए थे उन्हें ख़त्म कर रहा था, तशद्दुद की सियासत का ख़ात्मा करने जा रहा था, जो इल्ज़ाम था सच्चा या झूठा। इसी तरह जो
मुल्क दुश्मन अगर कहीं पर कोई सेंटिमेंट है, कोई ऐसा जज्बा मौजूद है, ऐसे अनासर मौजूद हैं, मैं उनके ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हो गया था, हर बिगाड़ के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया। मुझे फ़ौज से मुकाबला नहीं करना है, मुझे पाकिस्तान बचाने के लिए हर एक को झंझोड़ना है कि वो अब अपना किरदार अदा करे। अब वो कराची पर यकसोई के साथ तवज्जो दे, इसे अपना ले, इसे बचा ले, इसे बना ले। मैं तो चीख चीख के कह रहा हूँ। तो मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। वो अगर मेरे किसी नैरेटिव का गलत मतलब लेते हैं तो मैंने तो आज तक भी किसी का नाम नहीं लिया, मैंने तो नाम नहीं लिया। ये मेरा बर्दाश्त तहम्मुल है, ये मेरी सियासत है, क्योंकि मेरे आबा व अजदाद ने पाकिस्तान बनाया था। मैं अपने इदारों से लड़ूंगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? फिर ये मुल्क बचाएगा कौन? तो मुल्क की दाखिली सलामती भी और एक ख़ारजी सलामती। ख़ारजी सलामती पर हमें अपनी अफवाज पर भरोसा है, लेकिन दाखिली सलामती में जो इस वक्त आवे का आवा बिगड़ गया है, करप्शन जो 12 सालों में जो एक तासुर बना है पीपल्स पार्टी के वज़रा और उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़, खरबों की करप्शन हुई, अरबों की भी नहीं। तो जब ये सूरत हाल हो और ना नैब तहकीकात कर सकता है, ना नैब प्रोसिक्यूट कर सकता है, ना अदालत में हम साबित कर सकते हैं, तो फिर क्या आसमान से फरिश्ते आएंगे? या हम इस एहतसाब को भी रोज़े क़यामत ही कहेंगे कि अल्लाह ताला अब तू हिसाब लेना? तो फिर दुनिया में तो खुदा हैं और फिर उनकी ग़ुलामी कर लें और भीख कराची के लिए फिर हम पीपल्स पार्टी के वडेरों से भीख मांग लेते हैं। वो 30 अरब दे दें, शायद 60 अरब दे दे। हमारा हक़ तो 150 अरब का है सूबाई हुकूमत पर, वफाकी हुकूमत पर 300 अरब का है। हमें तो ये मिलना चाहिए। फिर एक अल्ताफ़ हुसैन तो माइनस हो गए, उसमें उन्होंने कुल्हाड़ी उनके पैर पे नहीं, उन्होंने कुल्हाड़ी पे पैर मारा, तो हम भी अलग हो गए। लेकिन अब अगर कराची को अपनाया, बचाया और बनाया नहीं गया तो 10 अल्ताफ़ हुसैन और पैदा होंगे। और मैं ये फ़ैसला अवाम पे छोड़ता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में तो बाद में मामला जाएगा, अभी तो ATC की अदालत में ये तय नहीं हो रहा कि जो अल्ताफ़ हुसैन से अलग भी हो गए लोग, वो भी उसी मुकदमे में अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ उनको भी उसी तरह रखा गया। तो फिर इसका मतलब है कि अगर हम पे भी रियासत ने ये गद्दारी का मुकदमा बनाया हुआ है तो हमें कितनी रकातों का फ़ायदा हुआ लंदन से अलहदा होने का। और अगर उन पर केस बना, हम पर केस बना, लेकिन नवाज शरीफ पर नहीं बना, तो फिर क्या 2 कानून है अलग? हम फ़र्जंद ज़मीन नहीं है क्या? हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानी नहीं दी? मैं इसीलिए ये शेर बार बार पढ़ता हूँ कि शायद किसी की समझ में आ जाए कि मेरे अजदाद की कुर्बानियों का सब ने समर पाया है। मेरे अजदाद की कुर्बानियों का सब ने समर पाया है, रात सोए हुए लोगों ने सुबह वतन पाया है। तो बहुत से लोगों के आबा व अजदाद की तो कोई कुर्बानियाँ नहीं थी, वो तो रात को सोए सुबह उठे तो पाकिस्तान उन्हें मिल गया। हाँ, मशरक़ी पंजाब के लोगों की कुर्बानियाँ थी, यूपी, CP, आंध्र प्रदेश, इंडिया के वो इलाके जो अक़लियती सूबे मुसलमानों, उनकी कुर्बानियाँ थी। उनके वोटों से 46 का रेफरेंडम देख लें, उनके वोटों से पाकिस्तान बना। फिर GM सैयद साहब ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से सिंध असेंबली में करारदाद पास की पाकिस्तान। तो ये हिस्ट्री है। इसको भी जो कुर्बानियाँ दी पाकिस्तान के लिए जिन लोगों ने, आज 3 लाख मैसूरी ने मशरक़ी पाकिस्तान, अब तो वो 8 लाख हो गए उनकी आबादी, बल्कि 10 लाख जो बांग्लादेश में, उनको लाने का कोई बंदोबस्त नहीं। जो मुल्क के लिए 7 लाख जानों का नजराना दिया मशरक़ी पाकिस्तान में पाकिस्तान बचाने के लिए, वो मुफ्ती बाइनी के अवामी लीग के दहशत गर्दों से लड़े, वो इंडिया की फ़ौज से लड़े वहाँ मशरक़ी पाकिस्तान में, लेकिन आज उनका तो इस और फिर कोटा सिस्टम ख़त्म हो गया, उस पर आज भी अमल दरामद है। हमारे PRC डोमिसाइल हमें नहीं मिलते, पंजाब से, KPK से, बलूचिस्तान से, कबायली इलाकों से, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, अंदरून सिंध से कोई आ जाए, कराची का डोमिसाइल यूँ बनता है। आप किसी को भी लेकर जाए अभी बन जाएगा। लेकिन मैं अगर लाहौर का लाड़काना का डोमिसाइल बनवाना चाहूँ तो मेरा लाहौर का लाड़काना का डोमिसाइल नहीं बनेगा। क्या ये मुमकिन है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से निकले हुए तमाम धड़े कौमी और वसी तर मफाद की खातिर यकजा हो जाएं, एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाएं? इस खला को पुर करने के लिए मैंने गुज़िश्ता चंद दिनों में ही कोशिशें तेज़ कर दी हैं और मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में ये ऐलान कर दिया है कि सिंध अर्बन कौमी मूवमेंट अगर PDM में
आग और पानी, इतनी इख्तलाफ राय और मुख्तलिफ नज़रियात रखने वाले अगर सही जमहूरियत की बहाली के लिए आज बात कर रहे हैं और जो धांधली हुई थी इंतखाबात में उसको एक्सपोज कर रहे हैं, तो अब MQM के भी मुख्तलिफ धड़ों को अपनी अना को एक तरफ रखना होगा, खालिद मकबूल को मेरे साथ खड़ा होना होगा और मुस्तफ़ा कमाल को भी, इसके बावजूद कि उनका जलसा जो अभी हुआ मुनासिब था, एक पार्टी का था और वसाइल उनके पास थे तो उन्होंने जलसा किया। ये एक MQM का धड़ा है जिसने जलसा किया। अगर MQM के सारे जो यहाँ हम जमा हो जाएं और पार्टियाँ ना मर्ज करें, सिंध अर्बन कौमी मूवमेंट, सिंध अर्बन कौमी अलाइंस, नेशनल अलाइंस, सूना या SQM बना लें हम, अगर ये हम बना लें और एक 13 नुकाती, वो 26 नुकाती एजेंडा है PDM का, हम एक 13 नुकाती बना लें और हम जुड़ जाएं, तो फिर अगला मेयर भी कराची से कराची का होगा। देखिए, फेडरल लेवल की तो कोई भी जमात नहीं है, ये सिर्फ ढकोसला है, ये सारा ड्रामा है, टोपी ड्रामा। पीपल्स पार्टी को जब वो उसका वो चेहरा बेनकाब हो गया कि वो असल में दही सिंध की जमात है और एक ज़बान बोलने वालों की जमात, इतने अच्छे अच्छे उनके लीडर, कमरुज़्ज़मा काहिरा, एतज़ाज़ एहसन, और उसके बाद वहाँ मंजूर, और फिर यूसुफ रज़ा गिलानी भी, और बहुत सारे। आज पीपल्स पार्टी कहाँ है? अंदरून सिंध की एक जमात बन गई है। PMLN की सिंध में कितने वोट हैं? हज़ारा या पंजाब या बलूचिस्तान? तो कोई भी वफाकी या कौमी जमात नहीं है इस वक्त। PTI को खला था, उसने पुर कर दिया और उसको सहूलत भी हुई, इलेक्शन में धांधली भी हुई तो वो आ गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगले इलेक्शन में PTI कहाँ खड़ी होगी? MQM को तो अपनी गलतियों की वजह से 30 साल में वो नीचे आई, उसने इतना अपने आप को मजबूत किया, ऑर्गेनाइज किया और इतने अच्छे काम भी किए शुरू में, बाद में गलतियां की तो नीचे आ गई। लेकिन PTI तो पहले दिन से गलतियों पर गलतियां, यू टर्न पर यू टर्न ले रही है। माशी बदहाली, बेरोज़गारी, महंगाई और फिर कोविड-19 भी उन्हें बदकिस्मती से कुदरती वो मिला, और फिर कराची की बारिश होने तो और ज़्यादा पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाया। और PTI के पास कोई फार्मूला भी नहीं मुल्क को निकालने का इस सारी सूरत हाल से। वो टीम नहीं है जो सब लोग समझते हैं कि बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, समंदर पार पाकिस्तानी है, लेकिन वो सियासी बसीरत, वो विजन, वो इनोवेशन, वो महारत है ही नहीं। मैंने कहा कि इमरान खान हर 3 महीने के बाद 1 घंटा मेरे साथ बैठ जाए, मैं ना हिंग लगे ना फिटकरी और रंग चौका, और सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, मैं उनको हर मसले का 18वीं तरमीम को अभी ख़त्म ना करें, पहले 8वां कौमी मालियाती कमीशन बनाएं, सूबों को बहुत वसाइल चले गए वो कम करें, और आर्टिकल 160 में अब बरह रास्त कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, लाड़काना, नवाबशाह इन शहरों को पैसे दे, क्योंकि ये सूबे और सिंध ख़ास तौर पे शहरों को पैसे नहीं देता। तो ये महाजरों का इशू भी इससे हल होगा, सराइकियों का भी होगा, हज़ारेवाल का भी KPK में होगा। तो हम वो हल तजवीज़ कर रहे हैं जिसमें ना हिंग लगे ना फिटकरी और रंग चौका, यानी गारंटी है कि ये मसला हल। तो 18वीं तरमीम से पहले 8वां कौमी मालियाती कमीशन बनाए, इख्तियारात की लड़ाई लड़ने की बजाय कराची में एक दूसरे पर 140A की पिटीशन चलवाएं, तो एक 160 आर्टिकल, एक 140A, और उसके बाद सब तय करें कि हम अपने रिवायती यानी MQM पतंग के निशान को छोड़ दें, PTI बल्ले को छोड़ दें, एक आज़ाद ग्रुप बना लें, और ये गारंटी दे कि 65% अगले बल्दियाती इंतखाबात में नौजवान होंगे। तो जहां हम MQM के धड़ों को जोड़ेंगे, सूना सिंध अर्बन नेशनल अलायंस या सकम SUQM, उसके प्लेटफॉर्म पे उसमें सभी जो MQM से ताल्लुक़ रखते थे वो सब आ जाएं और मुश्तरका तौर पे, और इसी तरह PTI और जमात इस्लामी भी अगर ये कर ले नौजवानों का, तो फिर हम इन तीनों को बिठा देंगे। सूना के उम्मीदवार जो कामयाब होंगे, PTI के जो कामयाब होंगे, और जमात इस्लामी, फिर ये तीनों पार्टियां आपस में मिलकर एक अच्छा नौजवान या कम उम्र मेयर करा, और एक 65% नौजवानों की कम उम्र लोगों की काउंसिल, यही वे फॉरवर्ड है। इस तरह इन जमातों के दरमियान भी जो सख्त गिरी और पोलराइजेशन ये भी ख़त्म होगी। पीपल्स पार्टी आना चाहे तो वो भी इन इंतखाबात में आके नौजवानों को आगे बढ़ाएं।
तो कराची में अगर सारी जमातें, जो बड़ी 5 जमातें, MQM, PTI, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी और PMLN, जिनके वोट थे बल्दिया में, जिनके नुमाइंदे थे, ये पांचों जमातें अपने नौजवानों को आगे करते हैं और वो आपस में फिर तय करें ये वे फॉरवर्ड। और ये जो 1100 अरब आए उनके लिए सीनियर कराची से ताल्लुक़ रखने वाले MQM के धड़ों से फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मकबूल, पीपल्स पार्टी से मुर्तज़ा वहाब कराची के, फ़हीम उज़्ज़मा साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर बेनज़ीर के कराची के, और उनके साथ तीसरे नंबर पर आपके अल्लाह भला करे नासिर शाह सक्कर के हैं, लेकिन वो मेयर रहे वहाँ के, उनको भी पता कैसे। इसी तरह PMLN से ज़ुबैर, मोहम्मद ज़ुबैर और मिफ्ता इस्माइल, और PTI से नजीब हारून जो कराची पे बड़ा काम करते हैं, आफ्ताब सिद्दीकी, और एक किसी तरह और ले लें, और जमात इस्लामी से हाफिज़ नईम उर रहमान। ये वो लोग हैं जो ईमानदार है, जिनकी क्रेडिबिलिटी, ये वो चेहरे जो एक्सेप्टेबल हैं। कोई एक जमात कराची को नहीं चला सकती। MQM के भी सारे धड़ों को एक होना होगा किसी अलायंस में, फिर बाकी कुछ जमातों के साथ भी मिलकर इस कराची की गाड़ी को अब 22वीं सदी में ले जाना होगा। कराची 22वीं सदी में गया तो समझ ले पाकिस्तान गया, बल्कि ये पूरा ख़ित्ता जुनूबी एशिया का 22वीं सदी में जाएगा अगर कराची 22वीं सदी में जाएगा। नाजरीन, प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुँचता है। आइंदा के लिए अपने मेज़बान वक़ार हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने निगहबान।